Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, कैटनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी है ना फॉर द ऑक्सीजन फैमिली। तो कैटनेशन का बेसिक मीन जो होता है वो समझो बच्चों, हम लोग कैटनेशन को जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है कार्बन फैमिली में, ठीक है। तो कैटनेशन इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर द एलिमेंट्स। जहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की, ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एलिमेंट्स की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम जनरली बात करते हैं कि सपोज एक एलिमेंट हमारे पास ए है, दूसरा एलिमेंट भी आपका सिमिलर एलिमेंट ए है, नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो ए। मतलब आपको सिर्फ ये समझो कि आपके जो सेम टाइप के एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो जिस तरीके से अटैच करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर इसी में लिखा है मैंने सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब वही एटम अपने टाइप के सेम एटम से लिंक करता है, ठीक है, बॉन्डिंग फॉर्म करता है। वो बॉन्डिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। जब वो बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो बॉन्डिंग डिपेंड करती है वो एलिमेंट्स की कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, ठीक है। तो जो आपको बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी बच्चों, इसको हम बोलते हैं कैटनेशन। तो कैटनेशन इज बेस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सपोज इट इज ए3, ठीक है, इट इज ए पॉलीमर फॉर्म। तो जिसको हम बोलते हैं कैटनेशन। लेकिन मुझे कार्बन के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो कैटनेशन सबसे मैक्सिमम होती है कार्बन के पास बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके। तो जिसमें से आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, shows the property of catenation, ठीक है, shows the property of, ठीक है, कैटनेशन, ठीक। जिसमें से क्वेश्चन है कि सल्फर और ऑक्सीजन में से किसके पास कैटनेशन पावर आपकी मैक्सिमम होती है। तो मेरा आंसर होगा सल्फर, ठीक है। तो जो सल्फर आपका एलिमेंट होगा जिसके पास कैटनेशन की वैल्यू क्या होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं जरा एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे पहले बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन में जो आपको कैटनेशन की जो वैल्यू, जो पावर दिखाई देती है, जो प्रॉपर्टी दिखाई देती है, तो बच्चों वो आता है परोक्साइड लिंकेज, ठीक है। और परोक्साइड लिंकेज, तो जो परोक्साइड लिंकेज अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो लाइक ऑक्सीजन -1 N-1, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, लाइक इट इज 2 ऑक्सीजन है, चार्ज बच्चों कितना है -2 है। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको पता है कितने ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स। बट अगर मैं ऑक्साइड के बारे में बात करता हूँ तो एक ही आपका ऑक्सीजन होता है, उस पर चार्ज हम -2 रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पेरोक्साइड है। और पेरोक्साइड यहाँ पे क्या कर रहा है आप बताओ, एक ऑक्सीजन ये है और दूसरा ऑक्सीजन ये है, तो दोनों के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से आपका अटैच है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ तो ऑक्सीजन को लेकर जो कैटनेशन के वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है, एक ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन से जब अटैच कर रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एटम्स आपके कंबाइन कर रहे हैं। बट यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ फॉर द सल्फर, तो सल्फर के लिए सीन क्या होगा। तो जो सल्फर के लिए जो आपकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कैटनेशन वैल्यू है, ये बच्चों वेरी करती है फ्रॉम 2 to 20। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि सल्फर H2 से लेके H20 तक की फॉर्म में नेचर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन तो हम लोग तो बात करने वाले हैं मोस्ट स्टेबल कौन सा आपका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपका पार्ट होगा। तो मेरा आंसर होगा S8। तो S8 जो होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है, या जेईई मेंस या नीट का जो सिलेबस है, उसके रिस्पेक्ट में मेरे को H2 से लेके S20 तक सभी नहीं पढ़ने हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है S8 के बारे में, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि S8 जो है, ये जो कैटनेशन की हम बात कर रहे हैं, सल्फर को लेके S8 फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे H2 H3 S4 S5 S6 अप टू S20, जिसमें S8 आपका मोस्ट स्टेबल होता है। तो पहले ही मैंने बताया ऑक्सीजन कैटनेशन के बारे में, सेकेंड बताया मैंने सल्फर के आपके कैटनेशन के बारे में। तो इसलिए हम बात करते हैं जो सल्फर है बच्चों, पॉलीसल्फाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड। स्पेलिंग ध्यान देना, SULPHI
DES, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे S8 को लेके। ठीक है, S8 इट इज़ ए मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, और ये जो आपकी फॉर्म है बच्चों, ये आपको जब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे जैसे कार्बन के बारे में बात करते हैं, बाकी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, अगर बच्चों वो पॉलीमरिक फेज में जाने लगते हैं, तो अगर वो स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिंग का फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। ठीक है, रिंग जैसे वो फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो आपकी मेंटेन होने लगती है, अदरवाइज कंपाउंड कैसे होंगे, वो अनस्टेबल आपके हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। इसके बाद बाकी भी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि सर बाकी हमारे अगर सल्फर का अगर सब बात कर रहे थे 2 to 20, ठीक है, आप S2 से लेके S20, तो यहाँ पे आपका जो रिंग है, आप क्या S20 में भी रिंग मिलेगा? यस एग्जैक्टली, S20 है, ये भी आपके रिंग की फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी S2 के बारे में बात करूँ तो 2 से रिंग बन ही सकता है। S3 मतलब आप एटलीस्ट आपको रिंग फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 3 आपको एटम्स चाहिए। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो 3 से आपको रिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये जो हमारा जिसको हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं SN, इसको मैं बोलूँ SN, इट इज़ जनरल फॉर्म, जहाँ पे N की वैल्यू बच्चों वेरी करेगी 2 to 20। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड कैटेना फॉर्म, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, SN, इसको हम बोलते हैं कैटेना फॉर्म, इसको कैटेना के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसमें हम बात करेंगे कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म होगा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आपके सल्फर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका आता है S6, ठीक है, 1 सेकेंड, फर्स्ट आपका रहेगा S6 और सेकंड फॉर्म रहती है S8। ठीक है, तो ये जो S8 की जो रिंग है, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए जिसके बेस पे हम S6 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक हम देखेंगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। तो ये सल्फर के जो भी कॉम्बिनेशन है आपकी, हम लिख सकते हैं S2 to S20। ठीक है, तो इन सब के हम कॉम्बिनेशन पार्ट को बोलते हैं बच्चों कैटेना। ठीक है, इससे हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो पहले बात करेंगे हम लोग S6 का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन सा है? चेयर फॉर्म है। ठीक है, चेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रेन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म किस तरीके से आपके यहाँ पे फॉर्म होगी। 1 सल्फर, 2 सल्फर एंड नेक्स्ट सल्फर, फिर एक सल्फर आपका इस पोजीशन पे इस तरीके से आएगा। तो चेयर फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लाइक दिस। और ये आपका बॉन्ड एंगल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये चेयर देखो, आपको चेयर की फॉर्म दिख रही होगी। ये जो बॉन्ड एंगल मिलता है ये आपका मिलता है 102.2 डिग्री। और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आपको सल्फर सल्फर में S6 में जो आपकी बॉन्ड लेंथ मिलती है वो रहती है बच्चों 205 पाइकोमीटर। ठीक है, 205 पाइकोमीटर की ये बॉन्ड लेंथ रहती है। S6 की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से S8 में जो स्टेबल फॉर्म होती है वो जो हम क्राउन फॉर्म को लेते हैं। ठीक है, क्राउन फॉर्म को हम जो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट वो देखते हैं। तो S8 मतलब आपके 1 सल्फर, ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट इज 3 ऊपर रहते हैं। बाकी इसके नीचे अरेंजमेंट रहेगा आपका यहाँ पे 1 एंड नेक्स्ट इज 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको हम अटैच करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, इसका अटैचमेंट यहाँ से। तो कहीं ना कहीं आपको क्राउन फेज जैसा दिख रहा है। तो ये S8 का आपका मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, और S6 का मोस्ट स्टेबल आपका चेयर फॉर्म है। बट यहाँ पे आपको पता है कि S2 से जैसे आप मूव करोगे S20 की तरफ, तो बीच में आपको S6 भी मिलेगा, S8 भी मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ पे मॉलिकुलर जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो आपके लोअर जो आपके जैसे लोअर जो कंपाउंड्स की बात करूँ सल्फर के कैटनेशन वैल्यू को डिफाइन करने के लिए H2 H3 एंड S4, ये सब के सब आपको जनरली देखने को मिलते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, इवन वेपर्स की फेज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ता जाएगा तो उस केस में ये बच्चों आपको मिलते हैं
एक्चुअली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं। अगर आप हीट भी कर रहे हो तो भी ये आप इन डिफरेंट स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा पॉलीमरिक फेज का, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो भी चेंज होगा। तो आपको लास्ट में मिलते हैं बच्चों सॉलिड फेज में, आपको ये जो सल्फर्स हैं ये देखने को नेचर के अंदर मिल जाएंगे। ये कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे peroxides and पॉलीसल्फाइड्स, ठीक है। पेरोक्साइड के बारे में पता है कि बच्चों यहाँ तो आपको दो ही ऑक्सीजन देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जिसमें चार्ज के बारे में आपको पता है -1 दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। परक्रोमेट ब्लू, ठीक है, आपके कारोज एसिड है, मार्शल्स एसिड, ये सब डिस्कस किए मैंने पेरोक्सी लिंकेज के साथ, ठीक है। और इसमें जो आपका पॉलीसल्फाइड्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। तो पॉलीसल्फाइड्स में आपको जो आपके सल्फर्स हैं वो आपके 2 लेके 20 तक, ठीक है। ये आपको इस तरीके से अरेंजमेंट आपको मिलेगा 2 सल्फर से लेके आपके 20 सल्फर तक। तो जहाँ पे मैं पॉलीसल्फाइड को जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे SN, इसके पास चार्ज है आपका -2, ठीक है। दिस इज जनरल फॉर्म। एक्चुअली दिस नॉट -2, ये जो माइनस का सिंबल है यहाँ पे, एक्चुअली हम जो चार्ज के बारे में बात करेंगे तो उस पर तब रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो जनरल फॉर्म की अगर बात करोगे 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ से रिलीज होते हैं और सल्फर पे चार्ज पर -2 आता है। तो जरा इसकी एक फॉर्म को देखते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सल्फेन्स के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका सल्फेन कैसे फॉर्म होता है, ये सल्फर हो गया। एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी बन रहेगी और 2 आपके हाइड्रोजन इस तरीके से आपके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं एन इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका अगर अगर यहाँ से मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करके जाएंगे, बिकॉज सल्फर की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑब्वियसली हाई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा मूव करेगी टूवर्ड सल्फर, तो सल्फर पे चार्ज आपको -2 देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो आपको लिखा है मैंने, इस कंपाउंड का आपका जनरल फॉर्मूले का नाम होगा सल्फेन, ठीक है, SULPHANE। मैं सल्फेंस कर दूंगा, तो जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के मिलेंगे सल्फर के साथ उनको हम सल्फेन से करेंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे मैं पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड को कैसे मैं जनरलाइज करूँगा, तो पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका आपका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा उसको हम एक बारी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको SO3, नाउ इट इज हाइड्रोजन, देन यहाँ से आपको मिलेगा सल्फर इस तरीके स्मॉल n, और इधर भी मिलेगा आपको HSO3 मतलब HSO3। बात समझो ध्यान से, मैं जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, S जो N है, ठीक है, ये तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों पॉलीमेरिक फेज, जिसमें कैटनेशन की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे सल्फर आपके यहाँ से ज्वाइन, देखो ये देखो, ये जो सल्फर दिख रहा है ये बेटा कैटनेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसके इस तरफ देखो आप, ठीक है, HSO3, इसके इस तरफ देखो HSO3। तो सल्फर की जो वैल्यू है वो आप कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकते हो, 2 to बेटा 20 तक, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आप समझ सकते हो मैं H2 कर सकता हूँ, H3 कर सकता हूँ, S4 कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके दोनों साइड में। और आपको पता है सल्फर के साथ सल्फर आपका इजिली कंबाइन करता है, उसमें कोई डाउट है नहीं सिंगल बॉन्ड के साथ। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गया, पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसी में आपको फिर डिफरेंट रिंग की फॉर्म भी मिल जाते हैं, तो उसको हम जनरलाइज कर देते हैं इस तरीके से S के साथ N, ठीक है। जो सल्फर में हम एसिड जब में आपको रिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, एज वेल एज आपको चेन की फॉर्म, लोअर जो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो चेन की फॉर्म मिलेंगे, और जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे आपको रिंग की फॉर्म में स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की दिखाई देने लगेगी, ठीक है। इसके बाद ये जो सल्फर है बच्चों बायोलॉजिकली भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पता है कुछ हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया या फिर जो एंजाइम्स हो गया, ठीक है, उनके अंदर भी हमारा जो सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट, और सल्फर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जिसमें आपको मिलता है किस्टीन, ठीक है, किस्टीन करके एक हमारा जो पर्टिकुलर बायोकेमिकल कंपाउंड रहता है, ठीक है, वो उसमें आपको सल्फर ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है, सल्फर ही आपको इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है, किस्टीन करके। अभी इसमें हम बात करेंगे कि भाई अब ये जो कंबाइन करेगा सल्फर तो कौन कौन सी कंपाउंड्स आपका फॉर्म करेगा। तो पहले जरा हम बात कर लेते हैं H2O2 जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT और सिलेबस ऑफ JEE एंड नीट। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, -1 एंड -1। सेकंड में बात करूँगा H2H2। ठीक है, तो ये बच्चों कैसे फॉर्म होगा, यहाँ भी यहाँ पे आपको परऑक्सी नहीं बच्चों, यहाँ पे सल्फर के साथ आपको यहाँ पे दिखेगा 2 हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने बात भी करी थी बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका सल्फेन होगा। ठीक है, दिस इज सल्फेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लिखने के लिए H2H3, तो आप इसको बना सकते हो H2H3, मतलब 3 सल्फर ज्वाइन करने हैं, तो सल्फर तो बच्चों सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएगी, चेन फॉर्म डिजाइन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फोर्थ बात करूँ H2S4, तो इसको बनाने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फर यहाँ पे आपके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, चारों सल्फर, और लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जाके कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा था, अगर आपको पता होगा, यहाँ से थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, H के साथ SN, नाउ इट इज हाइड्रोजन, दिस इज सल्फेन। ठीक है, तो उसी को मैंने जनरलाइज किया है डिफरेंट वे में, अगर आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी में ये जो आपका सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर होगा, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है, मैं मैथमेटिकल बात करूँगा, 213 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन की जरा बात करते हैं, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड एनर्जी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 138 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो जो सिंगल बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, सल्फर के साथ सल्फर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी कम है एज कम्पेयर टू सल्फर। मतलब सल्फर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ है। बाकी मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो फिर वहाँ वैल्यू आपकी चेंज होगी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड को लेके, तो इन सिंगल बॉन्ड केस में सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर की बॉन्ड एनर्जी अधिक है, मतलब आपकी इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी आपकी कैसी है, अधिक है। ठीक है, आपको आप ऐसे समझो कि 1 मोल सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर को ब्रेक करने के लिए अपन को यहाँ पे 213 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए कितना, 138 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो कैसी आपकी है, मैक्सिमम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको देखो पता है रीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे रहते हैं, स्मॉल साइज के हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, तो आपको यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, सबसे आपका स्मॉल एटम है। ठीक है, इस फैमिली के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, तो जब ये स्मॉलर एटम है तो आपको पता है इसके पास जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो आप ऐसे समझो कि ये दो ऑक्सीजन है स्मॉल साइज के आपको मिलेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स 1 2, क्योंकि 6 होते हैं, 1 2 3, एक एक आपको यहाँ पे मैंने इस तरीके से, एक तो शेयर्ड हो चुका है, तो कहीं कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको और दिखेगा दोनों के साइड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो इसका इनका साइज इतना छोटा होता है कि बच्चों ये आपस में इनके जो लॉन पेयर्स हैं उसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर जो रिपल्सिव फोर्स है ना, वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज ऑफ रिपल्सन वैल्यू। तो फिर यहाँ पे रिजल्टेंट में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आपका रिपल्सन होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो इन रिजल्ट इसका बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर में अगर आपको मैं बताऊँ, तो सल्फर सेकंड एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा साइज है। तो बिगर साइज होने से इसके पास जो भी आपके लॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो एक्चुअली में क्या करेंगे, वो इतना रिपल्सन फील नहीं करेंगे जितना आपके ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो इसलिए आपकी इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी सल्फर की वो कैसी है, वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ये जो ऑक्सीजन, इसी में प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए और बताऊंगा कि यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है ऑक्सीजन वाले केस में वो कम है, सल्फर वाले केस में जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वो कैसी आपकी है, मैक्सिमम। एज वेल एज अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो वो भी कैसा होगा आपका, मैक्सिमम। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो सल्फर है वो अपनी कैटनेशन वैल्यू को मैक्सिमम शो करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन।
तो जो ऑक्सीजन की कैटेनेशन वैल्यू है वो लो हो रही है, वो आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्यों, स्मॉल साइज का, रिपल्सन की वैल्यू अधिक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड जो वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो फिर यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कंबाइन नहीं कर सकता है। इसलिए आपकी जो कैटेनेशन पावर होती है फॉर द ऑक्सीजन एटम वो कैसी होती है, काफ़ी लो होती है, और सल्फर की जो कैटेनेशन टेंडेंसी है वो आपकी अधिक हो जाती है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया कैटेनेशन को मैंने कैसे रिलेट किया बॉन्ड एनर्जी के साथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। तो जो अगर मैं एक मैं सीक्वेंस की बात करूं, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जेई मेंस और नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया कैटेनेशन की वैल्यू में ऑक्सीजन को लेके। तो ये सीक्वेंस बनता है सबसे अच्छा, ये सीक्वेंस क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा कैटेनेशन किस फैमिली के लिए, तो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा सल्फर से, ठीक है, और सल्फर का अधिक होगा आपके सेलेनियम से भी, और सेलेनियम का अधिक होगा आपके टेरोलियम से, और सबसे कम होगा आपका पोलोनियम का, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस फॉर द कैटेनेशन पावर या कैटेनेशन वैल्यू फॉर द ऑक्सीजन फैमिली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, पहले आप बात करें तो ऑक्सीजन की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो रही है बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, ये समझ में आ रहा होगा। बाकी नीचे आने में वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। तो कम होने के पीछे रीज़न क्या है, ये टेंडेंसी जो है कैटेनेशन की कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ जो साइज है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर को छोड़ दो, बाकी अगर आप सिक्वेंस में देखो तो वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है कैटेनेशन की। क्यों डिक्रीज कर रही है, बिकॉज ये जो आपका साइज है, जो एलिमेंट का साइज, जो एटम का साइज है, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज के इंक्रीज होने पे जो कैटेनेशन की वैल्यू है वो करती है डिक्रीज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है, जो बिहेवियर है ना, उसको थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे डिफाइन। तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके जनरली मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं। किस किस के साथ फॉर्म करते हैं, तो मैं बताऊं तो यहाँ पे इस फैमिली के जो एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल फॉर्म करने की बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ऑक्सीजन फैमिली में टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूँगा, तो मल्टीपल बॉन्ड जो फॉर्मिंग करने की जो टेंडेंसी है वो करती है डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है एटम का। तो साइज बढ़ने से जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म ऑक्सीजन क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो अभी सिंगल बॉन्ड की स्टेट में था, है ना, तो ये रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम फील कर रहा था, ठीक है। तो उस रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, उस केस में ये क्या करता है, ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो डबल बॉन्ड फॉर्म करने से इसकी जो स्टेबिलिटी है, इस ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ने के साथ क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाएगी और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये डाउन द ग्रुप आने पे जो आपकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म की टेंडेंसी है वो आपकी करती है डिक्रीज, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको पता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर एंड डबल बॉन्ड सल्फर, तो सल्फर भी आपके मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये जनरली आपका कैसा मॉलिक्यूल्स है, स्टेबल कंपाउंड है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ CS, बस CO2 के बारे में पता है, वो तो आपको गैस की फेज में देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो क्या ये आपका ये स्टेबल होगा, बताओ, क्या ये स्टेबल होगा, मतलब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, बट ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो कैसे बने, कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि 6 ही होते हैं ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्म कर लेगा। बट ये कंपाउंड बच्चों जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन को सपोर्ट कर लेता है। और इसके बाद अगर मैं ट्रिलियम को लेके आऊँ तो वो ये जो कंपाउंड है, ये बच्चों कंपाउंड आपका मतलब फॉर्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर्म होने, आपकी अनस्टेबिलिटी की बात तो दूर में रही, ये कंपाउंड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा नेचर में, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आने पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया। बाकी ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन भी तो अपना मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने टेंडेंसी को होल्ड करता है और यही सीक्वेंस को फॉलो करेगा जो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके,
वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ठीक है, इस फैमिली में। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो कितने होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको रेगुलर यहाँ पे आपको इस फैमिली के साथ एलिमेंट जो भी हैं उनके साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो इसका मतलब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, वैसे भी पता है कि यहाँ पे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑब्वियसली हाई हो रही है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने के साथ यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यू मतलब अट्रैक्शन करने की वैल्यू है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो वैल्यू है न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस का प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, तो वो वैल्यू बढ़ रही है ना, जिसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही किए जाएंगे। तो 6 को अगर 2 मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसी की वजह से क्या करते हैं, ये अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, या तो ये क्या करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के साथ ना, तो इलेक्ट्रॉन जब ले लेंगे तो क्या बनाएंगे, कैटाइन या एनाइन, एनाइन बनाएंगे। वो कैसे एनाइन बनाएंगे, बाईवैलेंट, ठीक है। तो बाईवैलेंट ये सब कुछ मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी लॉजिकल हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए स्टेबिलिटी के बेस पे। तो बाईवैलेंट आयन का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन बाई गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाउ रिप्रेजेंटेशन की बारी आएगी, तो ऑक्सीजन बेटा क्या करेगा, -2 चार्ज करूंगा रिप्रेजेंट, ठीक है। सल्फर के साथ बात करूंगा तो एस के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा। सेलेनियम की बात करेंगे तो ये -2, मतलब अगर एनएन के बारे में बात करो तो आपके सबके सब ये अगर मैं आइंस के बारे में बात करूँ तो सबके सब एनएन की फॉर्म में, कैटन की फॉर्म में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के साथ। और नेक्स्ट आपको मिलेगा ट्रिलियम, इसके साथ -2। तो यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रोबैलेंसी, इलेक्ट्रोबैलेंसी का मतलब है चार्ज के साथ हम लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोबैलेंसी इनकी कितनी होगी आपकी, -2 होगी, ठीक है। तो जहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज मान लेते हैं कि सल्फर के साथ मैं -2 को रिप्रेजेंट कैसे करूँ कि ये 2 को लेना चाह रहा है, लेने के लिए कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर के साथ मान के चलो मैंने 2 सोडियम कंबाइन कर दिया, तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से ये कंपाउंड इजीली फॉर्म होगा आपका Na2S। बात समझ में आ रही है। तो सल्फर के पास आपका चार्ज कितना हो रहा है, -2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। सल्फाइड का फॉर्मेशन आपका इजीली ये कर रहे हैं। इसके साथ क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, बात समझ में आ गई कि ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे -2 चार्ज हो गया, ये आयोनिक कंपाउंड की बात यहाँ पे हो गई है, ये आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। बट शेयरिंग जैसा कुछ बात नहीं हुआ अभी शेयरिंग यहाँ पे तो नहीं हुई ना। बाकी क्या आपका ऑक्सीजन की जो फैमिली है वो एलिमेंट आपके शेयरिंग भी करते हैं, बिल्कुल करेंगे। अभी देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से शेयर हो जाते हैं तो भी तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जैसे आपके सोडियम से मिले यहाँ पे, इट इज़ आयोनिक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आपकी शेयरिंग की बात करी जाएगी तो भी तो इसका आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो पहली पहली आपका पॉइंट हुआ बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड आपकी बात हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर किए जाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर किए जाएंगे तो इस केस में इसका ऑक्टेट 6 + 2 मिला के 8 हो जाएगा। और जब शेयरिंग के बारे में बात करी जाएगी तो यहाँ पे जो लिंक मिलेगा, जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा होगा, वो कोवैलेंट लिंक या कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि H2S, ठीक है। तो H2S में कोवैलेंसी की बात करते हैं तो कितनी कोवैलेंसी होती है आपकी 2, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं आपके हाइड्रोजन ने विद सल्फर। तो जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी डिफाइन की जाएगी, -2। जैसे अगर मैं सल्फर के बारे में बात करूँ तो सल्फर आपका -2 भी शो करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे +2 भी शो करेगा। सल्फर आपका +4 में भी जाता है एज वेल एज +6 के अंदर भी मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेलेनियम के बारे में, तो सेलेनियम भी आपका -2 करेगा, +2 एंड +4 एंड +6। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिलियम, सेलेनियम के बाद टेरिलियम आएगा, इनके आपको -2 मिलेंगे, +2 मिलेगा, +4 मिलेगा एंड +6 मिलेगा, ठीक है। और जो पोलोनियम है, पोलोनियम आपके शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +2 के अंदर, एक +4 के अंदर। ऐसा क्यों, ये पॉजिटिव में ही क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जो पोलोनियम है वो आपके मेटलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, और मेटलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की वजह से पोलोनियम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी होल्ड करेगा। वैसे रेडियो एक्टिव होता है, अपनी प्रॉपर्टी, अब बात समझो ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं उनकी नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना।
एज वेल एज पोलोनियम का साइज इतना बड़ा हो चुका है जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। इसे बोलते हैं कि मेटल्स की जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी लो होती है, इसलिए आपको ये पॉजिटिव में शो करता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, एक तो बात ये समझ में आ गई। बाकी इसमें जो आपका हायर और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फॉर द ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 दिख रहा है, तो ग्रुप नंबर कितना है 6। ठीक है, तो ये तो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो इस ग्रुप 6 में से क्या करेंगे -8 कर देंगे तो -2 मिलेगा। तो -2 से लेके आपकी +6 एक रेंज हो गई है ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सीडेशन नंबर की। यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका +6 होगा। तो इसके बीच के जितने भी आपको मिल रहे हैं लाइक इंक्लूड करेंगे हम -2 को भी, -2 -1 0 हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर में ये आपके जो कंपाउंड हैं, अगर ये कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर सेलेनियम टोल्यूनियम एंड पोलोनियम, तो ये ऑक्सीडेशन में देखने को मिलेंगे। ये सब के सब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, जहाँ पे अगर इनका इन ग्रुप के एलिमेंट अगर सेंट्रल एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट आ रहा है लाइक +6 आ रहा है, तो हमेशा वो एक्ट बच्चा कैसे करेंगे, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनका ऑक्सीडेशन ना होकर वो रिडक्शन ही होगा। ठीक है, तो वो कैसे एक्ट करेंगे, तो वो एक्ट करेंगे बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन इन बिटवीन आ रहा है लाइक आपके -2 और +6 के बीच में आ रहा है इन बिटवीन, तो उस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ओजोन वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगर आपको लोएस्ट ऑक्सीडेशन मिल रहा है लाइक -2 में आ रहा है, तो फिर उस केस में वो एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, तो फिर वो आप एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है जो यहाँ पे मैंने करी है डिस्कस, हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके ऑक्सीजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे बच्चों हाई है। ठीक है, सेकंड मोस्ट एलिमेंट है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियड टेबल के अंदर, पहला फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। तो बच्चों बाकी आते हैं सल्फर आएगा, ठीक है, सेलेनियम आएगा एंड ट्रिलियम आएगा। भाई पोलोनियम तो बच्चों वैसे भी कैसा है, वो आपका मेटल है, तो वहाँ पे कोई डाउट नहीं है, वो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। और जो पोलोनियम होगा वो आपके +2 एंड +4 में ही शो करता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का फटाफट से फॉर्मेशन कर लेता है और अच्छे खासे आयोनिक कंपाउंड को जनरेट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मेटलिक प्रॉपर्टी। बाकी सल्फर सेलेनियम और ट्रिलियम के बारे में बात करो तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत हाई नहीं होती है। ठीक है, नॉट हाई। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत हाई नहीं है लाइक जैसे ऑक्सीजन की है, तो फिर इस केस में हम ऐसे भी समझते हैं कि ये जो आपके एलिमेंट हैं, अगर ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, ध्यान दो, अगर ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अगर कंबाइन होंगे भी, तो उस केस में इनका जो आयोनिक नेचर होता है, फिर जो आयोनिक परसेंटेज है, वो बच्चों अराउंड आपको 50% ही देखने को मिलता है। बात समझो, 50% ही देखने को आपको मिल रहा है। तो इसलिए हम इस बोल देते हैं कि अगर आपके सल्फर के पास -2 चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है, और सेलेनियम के साथ अगर -2 चार्ज देखने को मिलेगा, टेलियम के साथ भी अगर चार्ज -2 देखने को मिलेगा, तो ठीक है, ये आपके इस तरीके से मिलते हैं देखने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्म नहीं करता है, ये सल्फर -2 स्टेट फॉर्म एनायन फॉर्म करता है, बट वहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं है जस्ट लाइक ऑक्सीजन। तो इनका जो आयोनिक जो वैल्यू होता है वो बच्चों लगभग आपका 50% ही होता है। 50% से ऊपर आपका आयोनिक परसेंटेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, तो इसका जो जाने का जो स्टेज जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन बाकी इन जो एलिमेंट है सल्फर सेलेनियम ट्रिलियम, इनकी -2 में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। इसके साथ ऑक्सीजन बच्चों शो करता है डाइवेलेंट नेचर, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। वो भी आपको बेटा ऑक्सीजन के पास क्या डी ऑर्बिटल होता है, नहीं होता है, सिर्फ इसके पास p ऑर्बिटल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, d ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं होता है। अब यहाँ पे जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं उनका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या हो ग्रुप 16 की, वो आपकी +6 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टेरिलियम है, ठीक है, ये बच्चों फॉर्म करता है दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, टी एबोफ्लोरिन के साथ TF7-1 और फॉर्म करता है TeF8 चार्जेस -2। तो टेलियम को ध्यान रखना, टेलियम के 2 कंपाउंड इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेलियम इज एक्सेप्शनली, ठीक है, इसका साइज बड़ा है, इसकी वजह से फ्लोरीन के साथ ये कंबाइन कर जाता है, और फ्लोरीन 8 ना, इस तरीके से आपको टेलियम देखने को मिलता है। बाकी एलिमेंट
वो 6 से ऊपर अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। की तरफ चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होने की वजह से यहाँ बच्चों परफेक्ट आपको पोलैरिटी देखती है। ठीक है, बाकी आप जो भी एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन कराओगे तो यहाँ पे आपको परफेक्ट पोलैरिटी दिखती है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, जो बाकी के एलिमेंट हैं और दूसरा रीज़न और है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है और इसके पास आपके एसओ पी ऑर्बिटल ही आपको जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑक्सीजन फैमिली का, ये मैंने बात पहले ही करी थी। ये आपका NH2 NP4, दिस इज द बेसिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे स्मॉल n पहले क्या है, वो तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पीरियड नंबर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2s2 2p4 हो जाएगा। और बाकी के एलिमेंट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो देखो यहाँ पे NH2 का मतलब बच्चों S के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और NP के पास 4 का मतलब 1 2 3 आपके PX PY PZ, तो 1 2 3 नाउ दिस इज 4। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स में जो ग्राउंड स्टेट है ना, एक्चुअली दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो जाएंगे। बट ध्यान रखो कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे एक्सपांशन या एक्सटेंड करना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ चांस क्या बचेगा कि बच्चों इसके पास एसओपी है, तो जब दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन्स एक अनपेयर्ड, यहाँ पे आप चेक करो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ऑक्सीजन से यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन का आपका यहाँ से आ जाएगा। मतलब यहाँ जो एक दूसरा ऑक्सीजन, बात समझो, मैं जो डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड आपका एक यहाँ से फॉर्म होगा, सिग्मा और पाई यहाँ से फॉर्म, एक आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो सेकंड ऑक्सीजन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ये भी पेयर्ड है, बाकी ये 2 अनपेयर्ड है। तो एक से सिग्मा एक से पाई, बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म कर लेगा एग्जिस्ट। भाई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो तो ब्रेक कर जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करके क्या अपनी स्टेबिलिटी करता है, रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। ये तो बात आपको समझ में आ गई। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते तो बच्चों एक्सपांसन कर लेता ये, और एक्सपांसन कर लेता। और आपको ये पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ पे 2D तो होता ही नहीं है। आपको पता है 2s है 2p है, बट 2D नहीं हो सकता। ठीक है, डी ऑर्बिटल आपका सेकंड से नहीं आपका डिफाइन किया जाएगा, तो 2D नहीं होता, मतलब एक्सपांशन नहीं होगा। तो इसके पास यही केस है कि दो आपका यहाँ पे जो बॉन्डिंग की बात करेगा तो डबल बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी गेन करेगा और रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी के एलिमेंट है तो उनके पास बच्चों पता है कि आपका डी ऑर्बिटल वेकेंट है और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट और वेकेंट होने की वजह से बाकी के एलिमेंट हम बात करें तो सल्फर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बैलेंस सेल से अगर एक्साइटेड होते हैं तो कहाँ से एस और पी, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपका तो यही है ना, NH2 NP4। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे फ्रॉम NS एंड NP, तो NS और NP क्या है, यहाँ पे ये आपके हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बच्चों क्या होंगे, एक्साइटेड, अगर इनके पास कहीं से ND आ जाए। अब वो ND में ND मैंने लिखा है, बात समझो ध्यान से। ये जो मैं ND की बात कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका स्मॉल n, डी आपका यहाँ पे ऑर्बिटल तो सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके डी में जाएंगे, अभी आपको पता है कि डी का जो आपका ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो कितने होते हैं बच्चों, 5D ऑर्बिटल, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये जो वेकेंट अगर देखेगा तो कहीं ना कहीं आपके एस और पी से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे। जो जंप करेंगे तो जितने अधिक बॉन्ड बनाएंगे कंपाउंड, वो जो एलिमेंट है वो आपका उतना अधिक स्टेबिलिटी गेन करेगा किसी भी कंपाउंड के साथ। तो जब यहाँ पे एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट एक्साइटेड होंगे और जहाँ पे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 शो करेंगे ईजिली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी एक्साइटेशन के बारे में देखो ध्यान से। तो पहले तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन, ध्यान से देखना कि मान के चलो यहाँ पे हमारा NH2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। NP, P का मतलब 1 2 3 एंड 4। इसके अब
कोई अब यहाँ पे जो एलिमेंट है सल्फर एटम की बात कर रहे हैं, सपोज मैं एग्जांपल फिक्स कर देता हूँ सल्फर एटम को लेके, ठीक है। तो इसमें से पहले केस को समझते हैं ज़रा। तो पहले केस में देखो यहाँ पे आपके इसके पास डी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ये एन डी हो गया, ठीक है, इट इज़ एन पी, इट इज़ एन एस। तो एन डी में इलेक्ट्रॉन्स क्या कितने मूव कर सकते हैं वो समझो ध्यान से। इसके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आपका एन पी से मूव करेगा, समझो जब एन पी से इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे एन एस के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ठीक है, एन एस के पास 2 हो गए, एन पी के पास 3 हो गए और एन डी के पास 1। तो एन एस वाले तो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है। अनपेयर्ड की बात करेंगे तो एन पी के पास 3 अनपेयर्ड हैं, 1 2 और एक 3, ठीक है। और एन डी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपका एक अनपेयर्ड है। टोटल कितने अनपेयर्ड हैं? 4 अनपेयर्ड हैं। तो एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 बॉन्ड आपको देख, जितने अधिक बॉन्ड मिलेंगे भाई, जितना अधिक बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन से उतनी स्टेबिलिटी उतनी अधिक ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आपको चेक करो कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन अगर आपका मूव कर गया है तो यहाँ से आपका एस के साथ आपको पी भी आ रहा है लेकिन एक आपका डी जा रहा है, तो फिर ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1 सेकेंड एन एस, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका यहाँ से एन एस की बात करेंगे तो एस का भी तो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज वो इनर के अंदर होगा। और सल्फर एटम में जब यहाँ से आपका ये मूव कर चुका है तो लोन पेयर आपका रहेगा एन एस वाला है वो तो आपका लोन पेयर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों। बात समझो, एन एस तो आपका लोन पेयर क्योंकि इनर का है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट वो लोन पेयर्स के तरीके से एक्ट करेगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो मतलब 4 यहाँ से 1 2 3 4 4 बॉन्ड यहाँ से एक लोन पेयर, तो 4 + 1 बात समझो। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा ना। एन इज इक्वल टू 5 का मतलब हो जाएगा जो एन एस वाले हैं वो तो लोन पेयर्स हैं और 4 बॉन्ड यहाँ से मिलेंगे भाई, पी से 3 मिलेंगे, एक डी से मिलेगा। तो 3 + 1 4, एक लोन प्लस 5। तो 5 का मतलब ये हो जाएगा आपका sp3d, इट इज sp3 डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और sp3 हाइड्रेशन होगा तो, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर्स होगा तो रिपल्सिव फील्ड भी होगा। तो रिपल्सिव की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका होगा आपका स्ट्रक्चर। sp3d कैसे फॉर्म हुआ वो आपको समझ में आया। जो एनएस वाले हैं वो लोन पेयर्स के तरीके से एक्ट करेंगे बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है। ये समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पार्ट को समझूंगा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को लेके भी। सल्फर एटम के NH2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, ठीक है। NP की बात करेंगे तो समझो यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। 4 का मतलब 1 2 3 एंड 4, ठीक। अभी सल्फर एटम में कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, समझो जैसे कोई कंपाउंड ऐसा दे रखा है जहाँ पे सल्फर एटम के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं NS और NP, यहाँ से कोई भी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर डी ऑर्बिटल्स हैं भी तो बट एक्साइटेशन नहीं कर रहा है। तो इस केस में इसका जो आपका हाइड्रेशन क्या होगा, तो समझो ये NS वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है किसी भी हालत में बॉन्डिंग के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोन पेयर्स ही रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 1 रहेगी। ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पी के 2 पार्टिसिपेट करेंगे, बात समझो ध्यान से। पी के 2 पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट एनपी का नहीं करेगा, तो दिस इज ऑल्सो एक्ट एज ए लोन पेयर, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बॉन्ड पेयर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसको लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स भी हम काउंट करते हैं बच्चों हाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। तो 1 यहाँ से 2 हो गया और 2 यहाँ से मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो 1 + 1 2, 2 + 2 मतलब 4। तो एन स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4, और स्मॉल एन की वैल्यू 4। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होंगे बच्चों, एक लोन पेयर एनएस से होगा, एक लोन पेयर आपका एनपीएक्स से होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहाइड्रली हो जाएगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक। और इसके पास आपके जो लोन पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। वो पोजीशन को ऑक्युपाइड करेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके स्पेस में कि बच्चों यहाँ पे वो बी शेप या बेंट शेप आपका यहाँ पे वो फॉर्म कर लेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्साइटेड स्टेट की तरफ आ गया, तो ग्राउंड स्टेट का हो गया। अब मैं थोड़ा और मूव करता हूँ तीसरे केस की तरफ, या आपका सेकंड केस मैंने बताया, नाउ कम्स थर्ड केस। तीसरे केस में बात करूँ सल्फर को लेकर, समझो बच्चों यहाँ पे NS के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट इज NP
1 2 3 and 4 एंड लास्ट वन इज सपोज बच्चों यहाँ पे मिल गए ND। अब यहाँ से एक्साइटेशन हो रहा है और एक्साइटेशन होने पे इसमें से ये समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ मूव करेगा और ये वाला सपोज यहाँ पे मूव करेगा, एक्साइटेशन हो गया इसका, ठीक है। तो एक्साइटेशन होने पे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या बन जाएगा भाई, NH के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, NP के पास अगर बात करोगे आप लोग तो 1 2 3 NP के पास भी तीनों ही आपके अनपेयर्ड और ND के पास पहुंच जाएंगे बच्चों आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अनपेयर्ड। तो अभी समझो आप यहाँ पे मैंने तो पहले ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये ग्राउंड स्टेट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी कि 4 मैंने और बात की जहाँ पे 1 लोन पेयर रहता है, एक 4 वाला जहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, वो एक्साइटेड केस वाला था जहाँ पे 1 लोन पेयर था, जहाँ पे 2 लोन पेयर्स ये वाला केस है। तो ये बच्चों ग्राउंड स्टेटिक में अंदर ही डिफाइन हो रहा है, कोई भी एक्साइटेशन नहीं है। लेकिन तीसरा केस में एक्साइटेशन 2 बार हो रहा है, एक बार NH से एक बार NP से, ND में इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। अब जाने के बाद समझो सबके सब अनपेयर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 1 6 N=6 दिख रहा है, मतलब 6 अनपेयर्ड है। तो आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करेंगे इनके साथ, ये सबके सब पेयर्ड जब हो जाएंगे तो मतलब N=6 आपको मिल रहा है। और 6 जो मिल रहा है बच्चों वो सब के सब आपके बॉन्ड पेयर ही होंगे, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मतलब N=4 की बात करोगे तो लोन पेयर्स मिलेंगे, 2 केस, या तो 2 लोन पेयर्स या 1 लोन पेयर। और लेकिन N=6 की बात करो कोई भी लोन पेयर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका जो आपका हाइड्रेशन होगा वो क्या होगा, वो sp3d2। बात समझ में, sp3d2 हो जाएगा, इसका मतलब इट इज ए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाने पड़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी है, एनसीईआरटी का एक लाइन बच्चों रहता है कि जो सेलेनियम है उसका यूज हम लोग करते हैं फोटो कंडक्टर में, ठीक। कहाँ पे यूज करते हैं याद रखना, फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर के अंदर जैसे आपको पता है जीरोक्स मशीन, ठीक है। तो जीरोक्स मशीन के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, उसको बेटा कैसे यूज करते हैं, फोटो कंडक्टर के तरीके से, ठीक है, इन जीरोक्स मशीन, ठीक है। और जो ग्लासेस है ना, जो ग्लास होता है उसको डी कलराइज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेलेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा आपका आता नहीं है। तो यहाँ पे सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, प्लीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट हम लोग बच्चों लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर द ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।